तो आज अपन करने जा रहे हैं अपील और रिवीजन का रिवीजन अपील और रिवीजन का रिवीजन करने जा रहे हैं अपन। तो इसमें होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, समरी बताता हूँ। एक एजुकेटिंग अथॉरिटी होती है, उसके ऑर्डर से या तो एसएससी संतुष्ट नहीं होता है या डिपार्टमेंट संतुष्ट नहीं होता है, तो उसके ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपन क्या करते हैं, अपील करते हैं, अपीलेट अथॉरिटी के पास में जाते हैं। तो एसएससी के पास जो टाइम लिमिट होता है ना, 3 महीने प्लस 1 महीने और होता है एक्स्ट्रा, अगर डीले को कंडोन कर दिया जाता है, सफिशिएंट रीजन होता है। डिपार्टमेंट के पास 6 महीने होते हैं अपीलेट अथॉरिटी के पास जाने के। डिपार्टमेंट के पास एक और ऑप्शन होता है कि रिवीजन अथॉरिटी के पास भी जा सकता है। अगर डिपार्टमेंट के 6 महीने एक्सपायर हो चुके हैं तो वो अपील कर सकता है रिवीजन अथॉरिटी को। रिवीजन अथॉरिटी में जाने का टाइम लिमिट है 6 महीने से लेकर 3 साल के बीच में जा सकते हो आप। उसके बाद क्या होता है कि जैसे आप अपीलेट अथॉरिटी से भी संतुष्ट नहीं हो, कोई भी डिपार्टमेंट या एसएससी, तो अब जाते हैं जीएसटीटी के पास, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं तो उसमें एसएससी जो जाता है ना, उसका टाइम लिमिट है 3 महीने प्लस 3 महीने और मिलते हैं उसको एसएससी को। डिपार्टमेंट 6 महीने के अंदर जा सकता है। अब रिविजनल अथॉरिटी के ऑर्डर से जो आएगा, वो अगर एसएससी संतुष्ट नहीं है या डिपार्टमेंट संतुष्ट नहीं है तो भी 3 महीने प्लस 3 महीने ही है और 6 महीने डिपार्टमेंट के पास है ही सही। तो इसमें क्या होता है, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल से भी अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो उसमें देखोगे कि मैटर 2 बेंच होती है। देख बेसिकली 2 बेंच होती है, एक स्टेट बेंच होती है, एक प्रिंसिपल बेंच होती है। तो स्टेट बेंच में आप तब जाओगे जब आपका जो इशू है ना वो प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड नहीं है। अगर आपका इशू जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड है तो आप प्रिंसिपल बेंच के पास जाओगे। तो ये एक सिस्टम होता है। प्रिंसिपल बेंच के पास तभी जाना जब क्वेश्चन ऑफ लॉ हो। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास तभी जाना जब क्वेश्चन ऑफ लॉ हो। फैक्ट में आप नहीं जा सकते, आपके पास लास्ट पावर आप जा सकते हो आईटेट के पास जा सकते हो, जीएसटीटी के पास जा सकते हो, उसके बाद आप नहीं जा सकते। क्वेश्चन ऑफ लॉ हो तभी जाना भैया हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास, नहीं तो नहीं जा सकते। एक हायरिकर होता है जीएसटी ऑफिसर, सबसे ऊपर होता है प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर, उसके नीचे होते हैं जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, फिर उसके नीचे होते हैं असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर, फिर उसके नीचे काम करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरिटेंडेंट। तो अपन बात करते हैं अपील टू अपीलेट अथॉरिटी। ये फर्स्ट लेवल अपील अथॉरिटी होती है। सबसे पहले अपन यहीं फाइल करते हैं। अगर कोई एसएससी है तो वह एजुकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है तो अपील फाइल कर सकता है 3 महीने के अंदर। 1 महीने को और डिले को कंडोन किया जा सकता है अगर सफिशिएंट रीजन है। तो भैया 3 महीने कहाँ से काउंट करेंगे, तो बेसिकली 3 महीने कम्युनिकेशन ऑर्डर से, जिस दिन आपको ऑर्डर जिस दिन आपको कम्युनिकेट हुआ ना ऑर्डर, उस ऑर्डर के कम्युनिकेट होने से 3 महीने के अंदर आपको क्या करना है, अपील फाइल करनी है अपीलेट अथॉरिटी को। फाइल अपील APL 01 में आप फाइल करोगे, प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट आपको इशू हो जाएगा। अगर आप वो कॉपी ऑफ सबमिट ऑर्डर 7 दिन के अंदर सबमिट कर देते हो तो जिस दिन आपने अपील फाइल की उसी दिन डेट ऑफ अपील फाइल माना जाएगा। अगर 7 दिन के अंदर अपील फाइल नहीं करते हो तो जिस दिन आपने वो सबमिट की ना, उस दिन कॉपी ऑफ ऑर्डर जिस दिन सबमिट करोगे उस दिन डेट ऑफ फाइलिंग अपील माना जाएगा। तो क्या अपील आप ऐसे ही फाइल कर दोगे? नहीं, एसएससी के पास क्या होता है कि उसको प्री डिपॉजिट जमा कराना पड़ता है। जब वो अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएगा तो उसको प्री डिपॉजिट जमा कराना पड़ता है। प्री डिपॉजिट कितना जमा कराना है मैं आपको बता रहा हूँ। जितना उसने एक्सेप्ट कर लिया 100% टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी, जितना उसने एक्सेप्ट कर लिया वो तो पूरा जमा कराना है। जितना उसने एक्सेप्ट नहीं किया, जिस पर डिस्प्यूट चल रहा है, तो जिस पर डिस्प्यूट चल रहा है ना उस पर 10% ऑफ टैक्स जो डिस्प्यूटेड है वो लेना है। मैक्सिमम हम कितना ले सकते हो, CGST में हम लेंगे 25 करोड़ और IGST का केस है तो हम 50 करोड़ रुपए लेंगे उसमें प्री डिपॉजिट में। इफ़ अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ डिटेंशन सीजर का है तो उस केस में प्री डिपॉजिट अपने को 25% जमा करानी है। अपील अब डिपार्टमेंट भी कर सकता है। डिपार्टमेंट अगर अपील करता है तो उसको प्री डिपॉजिट जमा कराने की जरूरत नहीं है। डिपार्टमेंट अपीलेट अथॉरिटी के पास भी जा सकता है और रिव्यू अथॉरिटी के पास भी जा सकता है। अपीलेट अथॉरिटी के पास कब जाएगा, ऑन मोशन जा सकता है। किसी कमिश्नर ने किसी अनदर GST एक्ट में किसी ने रिक्वेस्ट की तो तब जा सकता है। तो वो क्या करता है, ऑर्डर को डायरेक्ट कर सकता है टू अप्लाई। अपीलेट अथॉरिटी 6 मंथ के अंदर कर देगा और उसको प्री डिपॉजिट फाइल करनी ही नहीं है। रेवेन्यू अथॉरिटी के पास भी जा सकता है, 6 महीने से लेकर 3 साल के अंदर जा सकता है कि वह एग्जामिनेशन कर सकता है रिकॉर्ड्स की। प्रोसीडिंग ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफिसर, उसको लगता है कि जो ऑर्डर है वह एरोनस है, प्रीजुडिशियल टू रेवेन्यू है, इलीगल है, इम्प्रॉपर है। उसको लगता है कि जो ऑर्डर पास हुआ है वो इलीगल है, इम्प्रॉपर है, रेवेन्यू को नुकसान पहुंचा रहा है, नोट टेक अकाउंट्स मटेरियल फैक्ट ड्यू टू केक जो ऑब्जर्वेशन है, तो उस केस में वो रेवेन्यू अथॉरिटी के पास भी जा सकता है। उसके बाद ये तो हो गया अपीलेट अथॉरिटी की, तो हो गया। अपीलेट अथॉरिटी के बाद अपील प्रोसेस में क्या होता है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जा सकता है। उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा, मैक्सिमम अर्जेंट होगी 3, और उसके अलावा मतलब हियरिंग के चांस भी दिए जाते हैं उसको। उसके बाद एडजुकेटिंग अथॉरिटी कभी भी
ऑर्डर को रेफर बैक नहीं कर सकती है, ध्यान रखना। वो क्या कर सकती है, कंफर्म कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकती है, लेकिन रेफर बैक नहीं कर सकती। टाइम लिमिट क्या होता है डिस्पोजल को, तो भैया 1 साल का होता है। आप अपील को डिस्पोज कर सकते हो 1 साल के अंदर अंदर। अपीलेट अथॉरिटी कहाँ जाओगे, अगर अगेंस्ट आपने ऑर्डर अगेंस्ट अपील की है एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, तो आप कमिश्नर के पास जाओगे। अगर आपने असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर के अपील की है तो आप कमिश्नर के पास भी जा सकते हो, जॉइंट कमिश्नर नॉट द बिलो रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर। फिर आता है रिवीजन अथॉरिटी। रिवीजन अथॉरिटी में क्या आता है कि आप रिवीजन के पावर को एक्सरसाइज नहीं करोगे, जो अपील में जा चुका है उसके लिए आप नहीं कर सकते, या 6 मंथ नॉट एक्सपायर या 3 मंथ एक्सपायर हो चुके हैं, या ऑलरेडी रिवाइज अर्लियर, आपने कोई ऑर्डर है जो पहले ही रिवाइज करा है अर्लियर, तो उसको नहीं कर सकते। जिस ऑर्डर को आप रिवाइज करना चाहते हो वो इटसेल्फ रिवीजन ऑर्डर है, जिस ऑर्डर को आप रिवाइज करना चाहते हो वो अगर इटसेल्फ रिवीजन ऑर्डर है तो आप उसमें रिवाइजन नहीं कर सकते। मतलब अगर जो पॉइंट अपील में नहीं गया है उसको आपको रिवाइज कर सकते हो, आप हाँ कर सकते हो। तो कौन कितने टाइम में कर सकते हो आप, तो 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ अपील, तो 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ अपील से लेकर, और 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर, तो 3 ईयर फ्रॉम द ओरिजिनल ऑर्डर और 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अपील, डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ अपील विच भी लेटर होगा उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। रिवीजन अथॉरिटी के ऑर्डर्स के अगर अगेंस्ट हैं एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर है, तो आप कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर के पास जाओगे, प्रिंसिपल कमिश्नर के पास जाओगे, और ऑर्डर के अगेंस्ट हो आप डिप्टी कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट हो तो आप एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर के पास जाओगे। अब आप इससे भी संतुष्ट नहीं हो तो आप जीएसटीटी के पास जाना चाहते हो, मतलब आप जाओगे जीएसटीटी के पास, तो अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाओगे, तो इसको बोलते हैं सेकेंड लेवल अपील। तो कोई भी व्यक्ति जो अपीलेट अथॉरिटी या रिवीजन अथॉरिटी के ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है तो वो अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है। डिपार्टमेंट 6 महीने के अंदर जाएगा और असेसी जाएगा 3+3, अगर डी लोगों सफिशिएंट रीजन तो डी लोग कंडोन किया जाएगा कम्युनिकेशन ऑर्डर से, 3 महीने काउंट करेंगे, ठीक है। नॉर्मली जीएसटीटी रेफर बैक रिफ्यूज़ नहीं करेगा एडमिट करने से, नॉर्मली जीएसटीटी मना नहीं करता, लेकिन अगर टैक्स और आईटीसी इन्वॉल्व, टैक्स और आईटीसी इन्वॉल्व या फाइन पेनल्टी वगैरह जो भी है वो 50,000 रुपये तक है ना, तो वो रिफ्यूज़ कर सकता है, वो मना कर सकता है कि आप जीएसटीटी में नहीं जा सकते। आप डिस्प्यूट अगर रिलेटेड है पहले से सप्लाई से रिलेटेड तो आप जाओगे प्रिंसिपल बेंच में, अगर पहले से सप्लाई से रिलेटेड नहीं है तो आप जाओगे स्टेट बेंच में। मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन क्या होता है कि रेस्पोंडेंट जो होता है ना, रेस्पोंडेंट क्या करता है कि अपने अगेंस्ट, वो दूसरे के अगेंस्ट क्या करता है, एक सामने वाली जो करस्पॉन्डेंट पार्टी होती है ना उसके अगेंस्ट अपील फाइल करता है। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल में 2 बेंच होते हैं, एक तो प्रिंसिपल बेंच होता है, एक स्टेट बेंच होती है। प्रिंसिपल बेंच में क्या होता है, एक तो प्रेसिडेंट होता है उस बेंच का, प्रेसिडेंट क्या होता है उस बेंच का प्रेसिडेंट होता है, एक जुडिकल मेंबर होता है, एक टेक्निकल मेंबर होता है, एक सेंट्रल का होता है, एक स्टेट का होता है। स्टेट बेंच में 2 जुडिकल मेंबर होते हैं, एक टेक्निकल होता है, एक स्टेट का होता है, सेंट्रल का होता है। नॉर्मली मैटर कौन सुनता है, तो एक जुडिकल मेंबर मैटर को सुन लेता है और एक टेक्निकल मेंबर सुन लेता है। लेकिन अगर अमाउंट 50 लाख रुपये तक का है, अगर अमाउंट 50 लाख रुपये तक का है ना और क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है तो एक मेंबर सुन लेगा। अपील आप फाइल नहीं कर सकते अनलेस अनटिल, इसमें भी प्री डिपॉजिट आपको जमा करानी पड़ेगी। जीएसटीटी में जा रहे हो भैया एसएससी, तो आपको यहाँ भी प्री डिपॉजिट जमा करानी पड़ेगी। तो इसमें क्या है कि 100% जो आपने एक्सेप्ट कर लिया सम टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी वो तो जमा करानी है। वहाँ 10% था, यहाँ पड़ रहे हैं हम 20% ऑफ टैक्स जो डिस्प्यूट में है, टैक्स अमाउंट जो डिस्प्यूट में है, और वहाँ पर ने 25 करोड़ पड़ा था सीजीएसटी का, यहाँ 50 करोड़ हो जाएगा सीजीएसटी का और आईजीएसटी का हो जाएगा 100 करोड़। तो मैक्सिमम आपको ये जमा कराना है। प्रोसेस क्या होगी अपील की, जो जीएसटीटी होती है ना वो सीपीसी पे बाउंड नहीं होती है, मतलब सीपीसी के द्वारा बाउंड नहीं होती है, वो गाइड करती है, वो जो फॉलो करती है ना प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करती है। ऐसे नहीं है, जीएसटीटी के पास पावर होता है कि वह कंफर्म कर सकता है ऑर्डर को, मॉडिफाई भी कर सकती है, रेफर बैक भी कर सकती है। जीएसटीटी के पास पावर है रेफर बैक करने की, लेकिन अपीलेट अथॉरिटी के पास रेफर बैक करने की पावर नहीं है, ये ध्यान रखना। मैं डिसाइड अपील विद इन 1 ईयर, एडवाइजरी टाइम लिमिट है, आप अपील को डिसाइड कर सकते हो 1 साल के अंदर अंदर। सेक्शन 112, 1112, 112, 112, तो प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल एविडेंस, तो ये अपन ने डिटेल में पढ़ा था। जनरली क्या होता है कि बिफोर अपीलेट अथॉरिटी, मतलब कोई रीजन है रिकॉर्ड इन राइटिंग, मतलब आप उसको एविडेंस दे सकते हो। अगर उसने मतलब जो पहले वाली जो अथॉरिटी थी अपीलेट अथॉरिटी या रिविजनल अथॉरिटी जो भी थी, उसने अगर एडमिट करने से मना कर दिया उसको एविडेंस को, या उसने ऑर्डर पास कर दिया बिना अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड दिए, मतलब आपकी सुनी नहीं, उसके बिना ही आपने मतलब सामने वाली पार्टी ने मतलब जो अपील थी जो जहाँ अपील आपने फाइल की थी उन्होंने क्या किया कि आपकी सुनी नहीं, अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड नहीं दिया आपको, वो डायरेक्ट ऑर्डर पास कर दिया। तो आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन दे सकते हो, एडिशनल एविडेंस दे सकते हो।
अप्लीकेंट को क्या लगता था कि यार ये प्रिवेंट है, मतलब इनको मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं रिलेवेंट अपील ग्राउंड है, मतलब आपको लगता है कि प्रोड्यूस नहीं करूँगा एविडेंस, मैं आगे दिखाऊंगा, तो आप आगे भी दिखा सकते हो एविडेंस को। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन हो सकता है, तो कोई भी पर्सन हो सकता है जो रेगुलर एम्प्लॉई है, CACA में एम्प्लॉई है, GST प्रैक्टिशनर, IDT का गजेटेड ऑफिसर है। लेकिन डिसक्वालिफिकेशन क्या है कि अगर वो गवर्नमेंट ऑफिस से रिमूव हुआ है, डिसमिस हुआ है, कोई ऑफेंस उसने किया है अंडर द IDT, या जज हैं जो इंसॉल्वेंट हो गया है, हेड जज और गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट है, तो उस केस में उसको ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाया जा सकता। नॉन अपील टू लिटिगेशन, ये CBDT क्या करती है, मॉनिटरिंग में फिक्स कर देती है कि आप छोटे को केस है ना, उस पर आप अपील नहीं फाइल कर सकते, डिपार्टमेंट के लिए हैं ये सेक्शन, डिपार्टमेंट के लिए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपील फाइल नहीं कर सकते, अगर मॉनिटरी लिमिट से ज़्यादा आ रहा है तो आप अपील फाइल कर सकते हो। सेक्शन 121 नॉन अपीलेबल डिसीजन, आप ऐसे डिसीजन हैं, ये ऐसे डिसीजन है इसके अगेंस्ट आप अपील फाइल ही नहीं कर सकते। कौन कौन से हैं, अगर ऑर्डर ऑफ कमिश्नर टू डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम वन ऑफिस टू अनदर, अगर एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में अगर वो क्या करता है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देता है कमिश्नर के ऑर्डर से, तो उसको आप अपील नहीं कर सकते। ऑर्डर अंडर सेक्शन 80 पेमेंट ऑफ टैक्स इन इंस्टॉलमेंट, आप उसको अपील नहीं कर सकते, कहीं भी जाके अपील फाइल नहीं कर सकते, आप अपना दुखड़ा रो नहीं सकते कहीं जाके, आप अपील फाइल दया की भीख नहीं मांग सकते आप यहाँ जाके। अगर ऑर्डर सेक्शन हुआ है प्रोजोकेशन का तो आप अपील फाइल नहीं कर सकते। ऑर्डर ऑफ सीजर है, रिटेंशन है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का या रजिस्टर है डॉक्यूमेंट, तो आप कहीं भी अपील फाइल नहीं कर सकते इन केस में। आप अपील फाइल कर सकते हो हाई कोर्ट में कभी फाइल करोगे आप जब क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा। अगर आप क्या हो, एग्री हो स्टेट बेंच से, ट्रिब्यूनल से, तो आप 180 दिन के अंदर अपील फाइल कर सकते हो, डीलर को कंडोन किया जा सकता है। हाई कोर्ट शेल फर्स्ट डिसाइड क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड करेगी। मैटर ऑफ अपील एल आल्सो डिसाइड इशू नॉट डिटरमाइन बाय ट्रिब्यूनल, कि कौन सा इशू उन्होंने ट्रिब्यूनल डिटरमाइन नहीं किया था। प्री डिपॉजिट हाई कोर्ट में ज़रूरी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो आप। अगर आप हाई कोर्ट के ऑर्डर से संतुष्ट नहीं हो, प्रिंसिपल ऑफ बेंच के ट्रिब्यूनल से संतुष्ट नहीं हो, तो आप प्रिंसिपल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। क्वेश्चन ऑफ लॉ मीन्स, क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब क्या है, मतलब आपको उसके प्रोविज़न के इंटरप्रिटेशन में डाउट है, आपको लीगल प्रोविज़न में डाउट है, आपको पता नहीं है कि कैसा क्या सिचुएशन होगी, तो उसको आप इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो उसमें जा सकते हो। तो थैंक यू सो मच, ये अपन ने रिवीजन किया है कौन कौन से अपीलेबल नहीं होते डिसीजन। तो ऑर्डर अंडर सेक्शन 80 जो पेमेंट ऑफ टैक्स इन इंस्टॉलमेंट होता है उसको आप अपील नहीं कर सकते। ऑर्डर ऑफ सेक्शन प्रोजिक्यूशन उसको अपील नहीं कर सकते। ऑर्डर ऑफ सीजर, रिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर उसको अपील नहीं कर सकते आप। ऑर्डर ऑफ कमिश्नर टू डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ वन ऑफिस टू अनदर ऑफिस, प्रोसीडिंग ट्रांसफर कर देते उसको अपील नहीं कर सकते आप। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, तो रेगुलर एम्प्लॉय हो सकता है, CACA में हो सकता है, कोई भी GST प्रैक्टिशनर हो सकता है। लेकिन अगर कोई इंसॉल्वेंट गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट है या इंसॉल्वेंट हुआ है, कोई कन्विक्ट हुआ है गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह से, तो उसको डिसमिस हुआ है, रिमूव हुआ है, तो वह ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकता। थैंक यू।